अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के बियोलॉजी का तीसरा टॉपिक, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से किताब में मौजूद है। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुख्तलिफ हवालों से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर एनटीएस में देते हैं। एनटीएस में इससे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जब इंटरव्यू होती है तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ आपके 10वीं जमात का जो सालाना एग्ज़ाम होता है उसके पेपर में भी ये सवाल बहुत बार आया करता है। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में इसके कुछ अज्जा दिए जाते हैं और कभी कभार जो है ये पूरा सवाल दिया जाता है। अगर सवाल दिया जाता है तो इसके साथ ये डायग्राम बनाना भी लाजमी होता है। और इसके 7 मार्क्स होते हैं। 5 नंबर जो है इसके सवाल के होते हैं और 2 नंबर इसके डायग्राम के होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किस तरह सीखेंगे, आइए चलो शुरू करते हैं। आपके पेपर में जब सवाल आएगा तो इस तरह आएगा कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले जो है हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम और वेंटिलेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज वेंटिलेटरी सिस्टम। वेंटिलेटरी सिस्टम क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कमरों में हम एग्जॉस्ट लगाते हैं जिससे हवा, इस्तेमाल शुदा हवा बाहर निकलती है। ठीक है, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की गैसें बन जाती है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके निकलने के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम ही वही निज़ाम है जो हमारे जिस्म से फाजिल यानी जिसको हम कहते हैं रद्दी हवा को जिस्म से बाहर निकालती है, इसलिए इसको हम वेंटिलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब डिफाइन करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम पाए जाते हैं। मुल्क के चलाने का जो निज़ाम है, अदालत का निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है, मुख्तलिफ़ निज़ाम होते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज़म का जो वो निज़ाम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के जिस्म को चलाए उसको हम बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और ये जो है हमारे जिस्म के का जो निज़ाम है उसको चलाया करती है, उसको चलाती है। हमारे जिस्म के लिए जो है मुख्तलिफ गैसें जिस्म के जो है एनर्जी बनाने में हेल्प करती है हमारी। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन। ये वो निज़ाम है जो मुख्तलिफ किस्म के अज़ा से मिलकर बना है। मुख्तलिफ किस्म के अज़ा क्या होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना है। और इन हिस्सों का काम क्या होता है, इन स्ट्रक्चर्स और ऐसी सख्तों से मिलकर बना है यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इन अज़ा और इन सख्तों का काम ये होता है कि ये जिस्म के रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। रिस्पायरेशन मीन्स सांस लेने और खारिज करने में जो अज़ा हेल्प करते हैं, तो ये अज़ा मिलकर निज़ाम तनफ़ुस या रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इंसान के जिस्म का रिस्पायरेटरी निज़ाम है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को हम कहते हैं एयर पैसेजवेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो रास्ते नज़र आते हैं, यानी नोस्ट्रियल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक जो रास्ते नज़र आते हैं, इसको हम एयर पैसेजवेज कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे। और दूसरे को हम कहते हैं लंग्स। ये 2 चीज़ें आपको इंसान के सीने में नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। लंग्स जो है इसको उर्दू में पेपड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपड़े कहते हैं। तादाद में 2 होते हैं, सीने के अंदर मौजूद होते हैं। तो एयर पैसेजवेज क्या होते हैं? एयर पैसेजवेज आर कनेक्टेड ट्यूब्स थ्रू विच air move from outside and reaches the lungs, and after gaseous exchange air move from lungs to outside। इस एयर पैसेजवेज को उन्होंने डिफाइन किया है, इसके बारे में बात की है कि एयर पैसेजवेज जो है वो क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं, कनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब किसे कहते हैं? ट्यूब्स जो है वो पाइप की तरह पाइप की शक्ल की जो चीज़ें पाई जाती है, जिस तरह का ये पेन का जो हेड आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर से कोकला है या पाइप अंदर से कोकली होती है। पाइप भी एक ट्यूब ही होती है। तो ये एयर पैसेजवेज जो है ये बहुत ट्यूब से मिलकर बनती है।
और ये ट्यूब्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, थ्रू विच एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड एंड रीचेज द लंग्स। और ये ट्यूब्स का काम क्या होता है, इन ट्यूब्स में हवा बाहर से हरकत करती हुई अंदर फेफड़ों तक जाती है, ठीक है। एंड और फिर आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पर फेफड़ों में गैसों का तबादला होता है। हमने बात की थी, अगर किसी को इसके बारे में इल्म ना हो तो हमारी जो गुजरी हुई वीडियो है उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर फेफड़ों में गैसों का तबादला हो जाता है। जब गैसों का तबादला हो जाता है तो एयर मूव फ्रॉम लंग्स, तो इन ही ट्यूब्स के रास्ते हवा लंग्स से होती हुई आउटसाइड बाहर निकल आती है। और ये ट्यूब्स का जो मजमुआ है, ये कनेक्टेड ट्यूब्स जो हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एयर पैसेजवेज कहते हैं। दीज ट्यूब्स आर ऑफ टू टाइप्स, अपर एंड लोअर। ये ट्यूब्स जो हैं, मैंने लिखा भी है इसके साथ, ये दो किस्म के होते हैं। ये कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के ट्यूब्स होते हैं, नॉस्ट्रियल फेरिंग्स और लेरिंग्स। जो नेजल नॉस्ट्रियल क्या होते हैं, नाक के अंदर जो हली जगह आपको नजर आ रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रियल कहते हैं। हल्क होता है, हल्क के बाद लेरिंग्स होती है। ऊपर के तीन हिस्सों को अपर एयर पैसेजवेज कहते हैं और नीचे ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स जो है, इसको हम क्या कहते हैं। डायग्राम में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ट्रेकिया है, इसके बाद जब ट्रेकिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो ब्रोंकस बन जाते हैं। ब्रोंकस से जो ब्रोंक्यूल बन जाते हैं, फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे होते हैं। तो इसको मजमुई तौर पर नीचे की तीन ट्यूब्स जो है, इसको हम लोअर एयरवेज कहते हैं और ऊपर के जो ट्यूब्स है उसको हम क्या कहते हैं, अपर एयरवेज कहते हैं। द अपर कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रियल, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। जो है ऊपर के जो एयरवेज है उसको हम क्या कहते हैं, ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। नॉस्ट्रियल है, नतने जिसको हम कहते हैं, फेरिंग्स है और लेरिंग्स है। और वाइल द लोअर कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। और जो नीचे एयर पैसेजवेज है जिसको हम लोअर एयरवेज कहते हैं, वो भी तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसे हम ट्रेकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब है हमारे पास अपर एयरवेज। अपर एयरवेज जो है उसको हमने नॉस्ट्रियल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स में तकसीम किया था। अब नॉस्ट्रियल को हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो नॉस्ट्रियल जो है लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। नॉस्ट्रियल्स क्या होते हैं, ये जो दो नातने नजर आ रहे हैं, ये नाक के जो दरवाजे नजर आ रहे हैं हमको, इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रियल्स कहते हैं। तो नॉस्ट्रियल्स यहाँ पर एक लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। ये सर के वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं। सर के पिछली जानब को हम डर्सल साइड कहते हैं और अगली तरफ को हम क्या, जिस्म का जो अगला जिस्म को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पिछली जानब को हम डर्सल साइड और अगली जानब को हम किस चीज़ में तकसीम करते हैं, वेंट्रल साइड का नाम देते हैं इसको। तो नतने जो है, नाक के जो दरवाजे हैं वो हेड के, सर के अगली तरफ पाए जाते हैं। दे एलो द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू नेजल कैविटी। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये हवा को बाहर से नाक के अंदर मौजूदा खाली जगह में जाने देते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेजल कैविटी, यानी नाक के अंदर मौजूदा खाली जगह की। तो नेजल कैविटी, हेयर द एयर इज warmed by blood vessel, dust freed by hairs and cleaned by mucus। नाक के अंदर तीन किस्म की चीजें पाई जाती है। एक सबसे पहले जो है वो हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। इसके बाद ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं और तीसरी जो है यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, जिसको हम फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, एक माया पाया जाता है। और इन तीन चीज़ों का काम अलग होता है। जो हेयर पाए जाते हैं, बाल मौजूद होते हैं नाक में, वो हवा को साफ करते हैं। इसके बाद डस्ट फ्री, गर्द से साफ करते हैं। इसके बाद जो है
ब्लड वेसल हवा को, आने वाली हवा को गर्म करते हैं, और जो म्यूकस है वो हवा को जरासीम वगैरह से साफ करते हैं। इसके बाद जो अगला रास्ता है, जो अगली चैम्बर आती है हमारे सामने, जो अगली ट्यूब आती है वो है फेरेंक्स। फेरेंक्स एक मस्कुलर ट्यूब होता है। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर ट्यूब। ये मसल से बनी हुई एक ट्यूब होती है। ट्यूब के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि ट्यूब जो है वो अंदर से खोखली होती है। इट इज अबाउट 4.5 इंचेस लॉन्ग। ये 4.5 इंच लंबी होती है। 4.5 इंच इसकी लंबाई होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें पाई जाती है। इट कंटेन टॉन्सिल, इसमें टॉन्सिल पाए जाते हैं। इसके अंदर एडिनाइड पाए जाते हैं, और इसके अंदर म्यूकोसल टिश्यू भी मौजूद होते हैं। और ये 3 किस्म की चीजें जिसको हम टॉन्सिल, एडिनाइड और म्यूकोसल टिश्यू कहते हैं, इन तीनों की चीजों का काम ये होता है कि आने वाली हवा और खुराक दोनों को जरासीम से पाक करना। यानी ये हमारे जिस्म के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, जरासीम से बचाने वाला जो रेजिस्टेंस पाई जाती है हमारे जिस्म में, इसका हिस्सा होते हैं। इसके बाद जो आता है हमारे पास अगली चेंबर है वो लेरिंग्स है। लेरिंग्स, द कैविटी ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ये आपको नजर आ रही है, यहां से लेकर यहां तक का जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, इसको हम लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि लेरिंग्स के अंदर जो मौजूदा खाली जगह है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। इसके बाद ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है इसको, यहाँ पर खुराक आने का बहुत ज्यादा हादसा होता है। जब हम खुराक करते हैं तो खुराक यहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर खुराक को आने से रोकने के लिए एक गार्ड लगा होता है, और उस गार्ड को हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जो है ये खुराक को यहाँ से आने से, यहाँ पर आने से रोकती है। जब खुराक आती है तो ये खुराक का रास्ता है, खुराक के साथ ये इस तरह टेढ़ी हो जाती है, तो खुराक सीधी आती हुई खुराक की नाली में दाखिल होती है। ये खुराक को सांस की नाली में आने से रोकती है, इसका ये काम होता है। इसके बाद हमारे पास है लोअर एयर पैसेजवेज, ज़ेरी हवाई गुजरगाह भी इसको हम कहते हैं। तो लोअर एयर पैसेजवेज में सबसे पहला जो आता है वो ट्रेकिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्यूब आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी हवाई नाली इसको हम कहते हैं। जिस तरह के खुराक की नाली को हम फूड पाइप कहते हैं, इस तरह हम हवा की नाली को हम विंड पाइप कहते हैं। तो द इनर सरफेस ऑफ ट्रेकिया इज कवर्ड विद म्यूकस। ट्रेकिया की जो अंदरूनी सतह होती है ये म्यूकस से भरी हुई, तो इसमें ये नमदार होती है, मतलब इसमें इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक माया पाई जाती है। ठीक है, और एंड सीलिया, और बाल की तरह छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और इन बालों को हम क्या कौन सा नाम देते हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं। इसका काम क्या होता है, दे हेल्प टू फिल्टर मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर। इसका काम भी हवा को फिल्टर करना, नरम करना और गर्म करना होता है। द ट्रेकिया कंटेन 16 to 20 सी शेप रिंग्स। ट्रेकिया के अंदर 16 से लेकर 20 तक सी के शक्ल के रिंग्स पाए जाते हैं। सी के शक्ल के रिंग्स पाए जाते हैं, और ये रिंग्स आपको याद होना चाहिए कि कार्टिलेज से बनी हुई होती है। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है, उससे बनी होती है, जिसको हम उर्दू में कुरकुरी हड्डी कहते हैं। रिंग से बने होते हैं, और इस रिंग्स का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है ताकि हवाई नाली आपस में मिल ना जाए, मतलब बंद ना होने, बंद होने से बचाने के लिए रिंग्स पाए जाते हैं। और ये रिंग्स जो है इस हवाई नाली के हमारे साथ ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया नीचे जाती हुई, ट्रेकिया जो है वो चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। चेस्ट कैविटी को हम थोरैक्स भी कहते हैं और थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। तो ट्रेकिया नीचे जाती हुई 2 हिस्सों में बढ़ जाती है।
हर हिस्से को ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को इकट्ठे तौर पर, दोनों ब्रोंकस को हम इकट्ठे तौर पर ब्रोंकाई कहते हैं। तो ब्रोंकाई जो है इंटर टू द लंग ऑफ इट्स ओन साइड, हर ब्रोंकस अपने ही तरफ के फेफड़े में दाखिल हो जाती है। हैविंग द रिंग्स, और इसके साथ साथ जो है ट्रेकिया अगर डिवाइड भी हो जाए तो ब्रोंकस बना भी दे तो ब्रोंकस में भी ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स के बारे में मैंने बताया, किसी शक्ल के रिंग्स जो है वो ब्रोंकस के अंदर भी मौजूद रहते हैं। अब ये ब्रोंकस क्या करती है, दे डिवाइड एंड रीडिवाइड इन द लंग्स, ये लंग्स में दाखिल होते हैं और वहां पर तकसीम दर तकसीम हो जाते हैं। When their diameter reaches to 1 mm, they are called bronchioles। अब अगर ये इतनी ज्यादा तकसीम हो जाए कि इसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर तक पहुंच जाए तो इसका नाम तब्दील हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स हैव नो रिंग्स, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो है वो मौजूद नहीं होते। इसके बाद दे एंड ऑन डक्ट्स, ये ब्रोंक्यूल्स नहीं होते, ये आगे जाकर डक्ट्स बनाते हैं और डक्ट्स जो है ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पचेस, ये दानों का एक मजमुआ होता है, बहुत ज्यादा दाने होते हैं, क्लस्टर होता है उसका, उसमें दाखिल होते हैं। और ईच पर, जिसमें हर एक दाने को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसमें हर एक दाने को एल्वियोलाई कहते हैं। और ये एल्वियोलाई जो है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो है इसमें गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है, ये तेले की शक्ल के होते हैं और ये सरफेस एरिया ज़्यादा बनाते हैं, लंग्स का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं और ये लंग्स का तकरीबन 70 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया बनाते हैं और तकरीबन 700 मिलियन एल्वियोलाई दोनों लंग्स में पाए जाते हैं। और लंग्स जो है ये ब्लड वेसल से कवर होते हैं, इसके हर तरफ में खून की नालियाँ बहती है, जिसको हम खून की नालियों को हम कैपिलरीज कहते हैं। और इसी जगह पर, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज होती है, खून से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खून से एल्वियोलाई में आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये लेक्चर समझ में आई होगी, और अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी